बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। फिर क्या सोचा तुम चारों ने कंसल्ट का? देखो, पासेस का कोई इशू नहीं होगा, 5 पास आसानी से मिल जाएंगी। मेरा कज़न अरेंज करवा देगा। मैं तो कहता हूँ आज शाम का प्रोग्राम कन्फर्म कर लो। वासिफ, कैफ, जमल, सिमरन और निशा 5वीं क्लास ऑफ होने के बाद यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। तब वासिफ उन चारों को देखता हुआ पूछने लगा, हाँ चले चलते हैं यार, इसी बहाने यूनिवर्सिटी से ऑफ होने बाद शाम में दोबारा एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे। कैफ बोल तो वासिफ को रहा था, मगर उसकी नजरें जमल के चेहरे पर टिकी हुई थी, जो कि उन सब के दरमियान मौजूद होकर जहनी तौर पर कहीं और थी। यार मेरा तो मुश्किल है, क्योंकि आज बाबा वापस आ रहे हैं। रात में हमारा फैमिली डिनर होगा, उसको मैं मिस नहीं कर सकती। सिमरन अपने कॉन्सर्ट में ना आने का जवाब बताने लगी। जमल, तुम तो चलोगे ना यार शाम में? सिमरन के ना आने का सुनकर निशा जमल से पूछने लगी। तो जमल अपने सोचों में निकलकर निशा से बोली, मेरा भी मुश्किल है यार। डैड की हालत देखकर बिल्कुल मूड नहीं हो रहा कि कहीं जाने का। वो आजम की कंडीशन को देखकर वैसे भी परेशान थी, और कल रात 4 साल बाद वो दरीद की आवाज़ सुनकर जहनी तौर पर और भी डिस्टर्ब हो गई थी। इसलिए उन सब की एक्सक्यूज करती हुई बोली, जमल भी नहीं जा रही, ना ही सिमरन, तो मैं क्या करूँगी उन दोनों के बगैर जाकर। निशा वासिफ को देखती हुई कंधे उचकाकर बोली, अंकल की वजह से परेशान मत हो, हम कौन सा रात देर तक वहाँ रुकेंगे, जल्दी वापसी कर लेंगे, तुम्हारी तबीयत भी बहल जाएगी थोड़ी देर के लिए। कैफ ने जमल की वजह से अपने जाने का प्रोग्राम बनाया था। वो जमल को देखकर बोला तो जमल से पहले सिमरन बोल उठी, फोर्स मत करो उसे कैफ, वो ठीक कह रही है, और वैसे भी आंटी अंकल के पास अकेली होंगी। सिमरन की बात सुनकर कैफ खामोश हो गया। फिर क्या करना है? उन नखरीली लड़कियों को छोड़ो, हम दोनों ही चलते हैं। वासिफ कैफ को देखता हुआ पूछने लगा, मेरा ख्याल है मैं प्रोग्राम को कैंसिल कर देना चाहिए, वैसे भी 2 महीने के बाद सेमेस्टर शुरू होने वाले हैं। जमल का मूड देखकर कैफ अपने जाने का भी प्रोग्राम कैंसिल करता हुआ बोला, तो वासिफ खामोश हो गया। लगता है आपकी बार तुम्हारा हेयर कट लेने का इरादा नहीं, वैसे लॉन्ग हेयर सूट करेंगे तुम्हारे फेस पर। निशा जमल के बालों की लेंथ देखकर जमल से बोली, क्योंकि उसने हमेशा जमल को शोल्डर तक बालों में देखा था, जबकि वासिफ और कैफ उनको खवातीन की मखसूस जनाना बातों में लगा देकर अपनी बातें स्टार्ट कर चुके थे। गलत सोच रही हो, जहर लगते हैं लंबे बाल मेरे फेस कट पर। बस डैड ठीक होकर वापस घर आ जाए, फिर मैं इन लंबे बालों से भी निजात हासिल कर लूंगी। जमल निशा को देखकर बोली, जबकि 4 साल पहले उसके जितने लंबे बाल हुआ करते थे अब उसके आधे हो चुके थे। अपने लंबे बालों को याद करके माजी की याद उसके जहन पर हमलावर हुई। तभी मैं तुमसे दूसरी बार कह रहा हूँ, आहिस्ता आवाज़ में बोलो। अब तुम्हारी आवाज़ इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं खुद दरीद से पूछूंगा आखिर उसने ऐसी हरकत क्यों की जमल के साथ। आज़म को खुद अंदाज़ा नहीं था कि ताबिंदा को समझाते हुए उसकी खुद की आवाज़ काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, जो कि कमरे से बाहर जा रही थी। कब आज़म, कब? आखिर कब पूछेंगे आप अपने बेटे से? दिन ब दिन उसकी बदतमीज़ी और खुद सेरी बढ़ती जा रही है, और आज तो उसने हद ही कर दिया है। वो होता कौन है मेरी बेटी पर पाबंदियाँ लगाने वाला और उस पर रोक टोक करने वाला? जिमल कहीं आ नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती। कुछ सीखना हो या फिर किसी बात का दिल चाह रहा हो तो वो पहले उसे दरीद की परमिशन लेना पड़ती है। मेरी बेटी की अपनी लाइफ पर उसका इख्तियार नहीं है, और आज तो दरीद ने हद कर दी। यानी अगर जिमल ने अपनी मर्जी से हेयर कटिंग करवा ली तो दरीद का इतना सख्त रिएक्शन, वो होता कौन है मेरी बेटी से इस तरह का बिहेव करने वाला? अगर मैं दरीद की हरकतों और ज़्यादतियों पर खामोश रहती हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि घर का माहौल बर्बाद ना हो, बच्चों के जहन डिस्टर्ब ना हो, मगर इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं दरीद की हर बात उसकी मनमानियाँ बर्दाश्त करूँगी। ताबिंदा खामोश होने के बजाय ऊंची आवाज़ में आज़म को मज़ीद बातें सुनाने लगी। अपने कमरे में मौजूद दरीद स्मोकिंग करता हुआ सारी बातें सुन रहा था, मगर उसे हमेशा की तरह उस वक्त भी आज़म और ताबिंदा की परवाह नहीं थी। उसे एहसास था तो वो सिर्फ अपने रवैये का, उस सलूक का जो अपने गुस्से की बदौलत जिमल के साथ कर चुका था। जैसे जैसे जिमल बड़ी हो रही थी वो उसके लिए मज़ीद हसास होता जा रहा था। वैसे तो वो बचपन से ही जमल के ज़ात को लेकर काफ़ी टिची रहता था। जमल को ज़रा से भी तबीयत ख़राब हो जाती तो ताबिंदा से ज़्यादा वही उसके लिए परेशान होता। जमल के स्टडीज़ को लेकर वो फ़िक्रमंद रहता, वो किस तरह की लड़कियों में उठती बैठती है, वो लड़कियां किस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। उन सब बातों को जानने के बाद जमल को उनसे दोस्ती की परमिशन देता। चंद हफ्ते पहले जब जमल BP लो होने की वजह से स्कूल में बेहोश हो गई थी, तब ताबिंदा ने परेशान होकर दरीद को ही फ़ोन किया था। दरीद उस वक्त यूनिवर्सिटी में मौजूद था। थोड़ी देर बाद उसकी प्रेजेंटेशन थी, मगर ताबिंदा की बात सुनकर वो जमल के लिए फ़िक्रमंद हो गया। वही जिमल को स्कूल से घर लेकर आया। उसके बाद वो जिमल के डाइट का भी ख्याल रखने लगा। जिमल को क्या चीज़ खाने में पसंद है अब ये बात मैटर नहीं रखती, बल्कि क्या चीज़ उसकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है ये ज़रूरी था। वो जिमल के सामने ब्रेकफास्ट करने के बाद स्कूल जाती।
दरीद को शुरू से ही जमल के लंबे बाल पसंद थे। जमल ने जब जब उससे हेयर कट लेने की इजाज़त मांगी तब तब दरीद ने उसे सख्ती से मना कर दिया। कमर को ढके जमल के बालों की लंबाई दरीद को बेहद पसंद थी। आज शाम जब वो अहमर के पास से घर लौटा, किसी काम से जमल के पास उसकी कमरे में गया तो एक पल के लिए वो जमल के बालों के लेंथ देखकर शॉक्ड रह गया। जमल के बालों की लेंथ छोटी हो चुकी थी। आधी कमर तक आते स्टाइल में कटे बालों को देखकर उसे अफसोस कम और गुस्सा ज़्यादा आने लगा। क्यों कटवाया तुमने अपने बाल? वो गुस्से में जमल के बालों को मुट्ठी में जकड़कर जमल से बालों को काटने की वजह पूछने लगा। दीद, मेरा दिल चाह रहा था, प्लीज़ आप नाराज़ मत हो। वैसे भी कितनी जल्दी मेरे बालों की लेंथ बढ़ती है, आप खुद कहते हैं। जमल उसको गुस्से में देखकर वजाहत देने लगी। और मेरे दिल का क्या? मेरा ख्याल क्यों नहीं किया तुमने? तुम जानती हो ना तुम्हारी हरकत से मुझे कितना दुख होगा। कैसे तुमने मेरी बगैर इजाज़त के इन बालों को किसी दूसरे को हाथ लगाने दिया? बोलो। दरीद ने गुस्से में जमल को बेड पर धक्का दिया और ख़ुद ड्रेसिंग टेबल की दराज की तरफ बढ़ा। दीद, ये क्या कर रहे हैं आप? दीद, नहीं दीद, प्लीज़ ऐसा मत करें। जब दरीद ने कैंची से जमल के बाल काटने शुरू किए तो वो बहुत रोई चीखी, मगर दरीद उसके बालों पर उल्टी सीधी कैंची चलाता रहा। उसके बाद दरीद का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने जमल कमरे में मौजूद सारे डेकोरेशन पीस और चीज़ों को तहस नहस कर दिया, जबकि जमल बेड पर लेटी हुई दरीद को इतने सख्त रिएक्शन पर रोती रही। आइंदा कभी अपने बालों को मेरे बगैर इजाज़त के किसी दूसरे को तुमने हाथ लगाने दिया तो उसका और तुम्हारा दोनों का हशर बिगाड़ दूंगा मैं। वो बेड पर रोती हुई जमल को धमकी देता हुआ अपने कमरे में जा चुका था। आज़म और तबिंदा जब अपने फ्रेंड के घर से डिनर करके वापस लौटे तब मुलाजमों के जरिए उन दोनों को सारा माजरा मालूम हुआ। जमल दरीद के रवैया पर काफ़ी दिलबर्दाश्ता हुई थी और तबिंदा के गले लगकर रोई थी, जबकि आज़म ने 3 से 4 बार दरीद के कमरे का बंद दरवाज़ा खटखटाकर दरीद को कमरे से बाहर आने का हुक्म दिया, मगर वो आज़म या किसी की परवाह किए बगैर अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक्ड किए अपने कमरे में बैठा स्मोकिंग करता रहा। मगर अब जैसे जैसे रात गुजर रही थी दरीद का गुस्सा बेचैनी में तब्दील हो रहा था। उसे जमल के साथ किए जाने वाले अपने सलूक पर दुख होने लगा, खासकर उसका रोता हुआ चेहरा याद करके उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उस वक्त घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। नींद दरीद की आंखों से गायब थी, ना ही वो अपने कल होने वाले पेपर पर सही से तवज्जो दे पा रहा था। यूनिवर्सिटी में उसका फाइनल ईयर था। सोफे से उठकर वो जमल कमरे में जाने का इरादा करने लगा। मुझे मालूम है तुम जाग रही हो जमल, यहाँ देखो मेरी तरफ। वो जमल के बेडरूम में आया तो जमल अपनी आंखों पर हाथ रखकर लेटी हुई थी। दरीद ने कमरे की लाइट ऑन की तो उसे अंदाज़ा हो चुका था कि जमल जाग रही है। तब दरीद बेड पर उसके करीब बैठकर जमल का हाथ उसकी आंखों से हटाना चाहा। क्यों आए हैं आप यहाँ पर? प्लीज़ दीद चले जाएं मेरे रूम से। दरीद ने जैसे ही जमल की आंखों से हाथ हटाया, जमल फ़ौरन दूसरी तरफ करवट लेटी हुई दरीद से बोली, चला जाऊँगा, पहले यहाँ मेरी तरफ देखकर मेरी बात सुन लो। दरीद ने जमल का बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ करना चाहा तो वो एकदम उठकर बैठ गई। क्या बात सुन लो मैं आपकी दीदी? क्या बताना चाहते हैं आप मुझे? यही ना कि गलती मेरी थी, मुझे अपने बालों की कटिंग नहीं करवाना चाहिए थी, क्योंकि आपको मेरे लंबे बाल पसंद है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, मेरी अपनी लाइफ पर मेरा हक है कि नहीं? यार इंसान हूँ मैं भी, अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती हूँ, मगर मुझे मेरी ज़िंदगी पर अपना अख्तियार नहीं है। वो उसके सामने बैठकर बोलती हुई रोने लगी तो दीद खामोशी से उसे देखने का लगा। फिर बोला, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो तो आपके लिए खुद ब खुद हसास हो जाता है। फिर सामने वाले को चाहिए कि वो खुद अपने सारे इख्तियारात उस प्यार करने वाले को सौंप दे। अगर तुम ये इख्तियारात मुझे सौंपना चाहती हो तो फिर मैं ऐसे ही तुम पर अपना हक जताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। दरीद जमल की आंखें साफ करता हुआ बोला अपनी तरफ से। आज उसने जमल को अपने महसूसात से आगाह कर दिया था, जो वो जमल के लिए क्या महसूस करता था, मगर वो जानता था जमल उसकी बातों को बिल्कुल नॉर्मल लेगी। जबकि दूसरी तरफ जमल को दरीद के बेतुकी लॉजिक पर गुस्सा आने लगा। वो अपने चेहरे से दरीद के हाथ झटकती हुई बोली, ऐसे प्यार किया जाता है किसी से दीद? प्यार करने वाला का ये हशर किया जाता है जो आपने मेरा कर दिया, और मेरे इस कमरे का भी। प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ, बताइए ज़रा काट डालूँ आपकी ये हसीन जुल्फ़ें? जमल गुस्से में दरीद से पूछने लगी, मगर उसकी आखिरी बात पर दरीद को हंसी आने लगी, जिसे वो जब्त कर गया। तुम्हारा गुस्सा अगर ऐसे ठंडा हो जाएगा तो काट डालो यार मेरी ये हुसैन जुल्फ़ें। उफ तक नहीं करूँगा तुम्हारे बदला लेने पर। दरीद बोलता हुआ अपना चेहरा जमल के चेहरे के करीब लाया तो जमल ने दरीद बालों को अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में भर लिया। क्या कर रही हो यार, बाल तो छोड़ो मेरे।
जमल ने दरीद के बाल पकड़े तो दरीद अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाया। अगर वो अपने दोनों हाथ जमल के दाएं बाएं बेड पर नहीं टिकाता तो उसके ऊपर ही गिर पड़ता। अब कल दोबारा पार्लर जाकर बालों की सेटिंग करवाना पड़ेगी। दरीद पीछे होकर बैठा तो जमल अफसोस से कहने लगी वो खुद अपने बालों को ज़्यादा छोटा नहीं करवाना चाहती थी, मगर अब बालों की सेटिंग करवाने पर उसको अच्छी तरह अंदाज़ा था बालों की लंबाई काफ़ी कम हो जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने सुनी नहीं मेरी बात। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई तुम्हारे बालों को हाथ लगाए। यहाँ आकर बैठो, बैलेंस मैं कर देता हूँ बालों को। दरीद ने बोलने के साथ बेड से उठकर जमल को ड्रेसिंग टेबल के पास मौजूद छोटे से स्टूल पर बैठने का इशारा किया। दरीद नो प्लीज़, बाल में और छोटे हो जाएंगे यार। जमल दरीद के इरादे से डरती हुई उससे कहने लगी तो दरीद से आंखें दिखाता हुआ बोला मुझे तुम्हारे बालों की तुमसे ज़्यादा फिक्र है, यहाँ बैठो आकर शराफत से। दरीद ने उसे बाजू पकड़कर स्टूल पर बिठा दिया तो जमल के रोने की वाली शक्ल हो गई। वो मुंह बनाकर स्टूल पर बैठी हुई दरीद को देख रही थी जो उसके बालों पर पानी का स्प्रे मारकर बहुत एहतियात के साथ उसके बालों की लेंथ को बैलेंस में ला रहा था। अब ऐसी शक्ल तो नहीं बनाओ, थोड़ी देर पहले जो मुझसे तुम्हारे बालों का हशर हुआ था उससे तो बेहतर ही है अब। दरीद उसके बालों की कटिंग करने के बाद जमल की रोनी शक्ल देखता हुआ बोला उससे तो बेहतर है, मगर बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं और इतने छोटे बालों में मैं आपको अच्छी भी नहीं लगूंगी। जमल स्टूल से उठकर दरीद के सामने खड़ी होती हुई उससे कहने लगी। अब मुश्किल से उसके बालों की लेंथ शोल्डर को छू रही थी। दरीद को वाकई जमल के इतने छोटे बालों को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर यह भी नहीं था कि उसे जमल बुरी लग रही है। जमल की बात सुनकर दरीद मुस्कुराता हुआ बोला तुम मुझे कभी भी बुरी नहीं लग सकती, अगर पूरी गंजी हो जाओगी तब भी बहुत प्यारी लगोगी। बोलने के साथ ही दरीद ने शरारत से उसकी नाक खींची और अपने कमरे में जाने लगा। वो यही सोच रहा था कि कल यूनिवर्सिटी से आने के बाद जमल का रूम भी सेट करेगा। दीद कहाँ जा रहे हैं आप, रुके तो। दरीद को अपने कमरे से जाते हुआ देखकर जमल जल्दी से बोली यार कल पेपर है मेरा, थोड़ी स्टडी करूँगा और फिर सो जाऊँगा। दरीद जमल को देखता हुआ उसे बताने लगा थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया था कि आप मुझसे प्यार करते हैं। जिनसे प्यार किया जाता है उनका एहसास भी किया जाता है। एहसास है आपको कि मैंने रात में कुछ नहीं खाया आपके गुस्से के सिवा। चलें इस वक्त बाहर मेरे साथ और मुझे कुछ खिला कर लाएं। रात का खाना तो खुद उसने भी नहीं खाया था, मगर इस वक्त जमल की फरमाइश सुनकर दरीद उसे बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर घूरने लगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? रात के 3 बजने वाले हैं, बाहर इस वक्त कौन सी शॉप होटल खुला होगा? शराफत से किचन में जाओ, फ्रिज से खाना निकालो, खाओ और सो जाओ। दरीद जमल को बोलता हुआ अपने कमरे में जाने लगा, मगर जमल को खामोश नज़रों से अपनी तरफ देखकर वो दोबारा रुक गया। फूड स्ट्रीट ओपन होगी, उस वक्त हम वहाँ पर जाकर आराम से कुछ खा सकते हैं, मगर बात अब आपके प्यार की है। मेरी बात मानकर आप मुझ पर जाहिर कर सकते हैं कि आप सच में मुझे प्यार करते हैं। जमल को बोलने पर दरीद लंबा सांस खींचकर उसे देखने लगा। बहुत बड़ी फिल्म हो गई हो तुम, ज़्यादा ही डायलॉग्स बोलने नहीं आगे तुम्हें, इंसान बन जाओ। इस ड्रेसिंग में मैं तुम्हें इस वक्त बाहर लेकर हरगिज़ नहीं जाऊंगा, जाकर लेकर बाहर आओ। दरीद उसके ब्लैक कैप्री और हाफ स्लीव टॉप को देखता हुआ बोला और जमल के कमरे से बाहर निकल गया। जमल जल्दी से जैकेट पहनने लगी। हम कार में नहीं जाएंगे दीद, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, अपनी हैवी शैवी बाइक निकालें प्लीज़। दरीद जो कि कार की तरफ बढ़ रहा था, जमल की अगली फरमाइश पर एक मरतबा फिर घूर कर उसको देखने लगा। इतनी फरमाइशों से बेहतर ही यही था कि कैंची उठाकर तुम भी मेरे बालों पर चला देती और अपना बदला ले लेती। वो जमल के पास आता हुआ बोला और उसकी जैकेट की जिप बंद करता हुआ अपनी बाइक को तरफ बढ़ गया। दरीद ने बाइक स्टार्ट की तो जमल लड़कियों की तरह बैठने के बजाय लड़कों वाले स्टाइल दरीद के पीछे बाइक पर बैठ गई। मालूम नहीं तुम्हें आगे जाकर अकल आएगी भी कि नहीं। वो सिर्फ उम्र में बढ़ रही मगर उसके हर अंदाज से लापरवाही छलकती थी। तभी दरीद उसकी तरफ गर्दन मोड़कर उससे बोला मेरी अकल से आपको या खुद मुझको क्या लेना देना, मुझे तो चलाते ही आप अपनी अकल से हैं, अब आगे देखकर बाइक चलाएं। जमल ने बोलने के साथ ही दोनों हाथ दरीद की कनपट पर रखकर उसके सर को आगे घुमाया तो वो भी हंस दिया। बाइक चलानी है या फिर हवा में उड़ानी है? वो दोनों हाथों से दरीद की कमर को पकड़े बाइक पर बैठी थी। तब दरीद एक बार फिर जमल से पूछने लगा ये आपकी चॉइस है कि आप मुझे किस अंदाज में इम्प्रेस करना पसंद करेंगे, डिसेंट बनकर या फिर हीरो बनकर। जमल तेज आवाज में दरीद से बोली तो उसकी बात का मफहूम समझकर दरीद ने बाइक की स्पीड इतनी तेज कर दी कि जमल बाकायदा चीखने लगी। अब तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? पेट भर गया ना, आप जाकर अपने कमरे में सो जाओ। थोड़ी देर पहले वो दोनों बाहर से आए थे। दरीद लैपटॉप में मौजूद अपना असाइनमेंट चेक कर रहा था। तब जमल दोबारा उसके रूम में आई। दरीद घड़ी में टाइम देखता हुआ उससे बोला जहाँ 4:30 बज रहे थे, नींद नहीं आ रही है मुझे, अब आप और मैं मूवी देखेंगे कोई अच्छी सी। जमल बेड पर दरीद के बराबर में बैठती हुई उससे बोली जमल होश में आ जाओ, आधी रात गुजर चुकी है यार, जाओ अपने कमरे में सोने की कोशिश करो।
दरीद बाकायदा उसको आंखें दिखाता हुआ सख्ती से बोला, जिसका असर लिए वो बगैर खामोशी से दरीद को देख रही थी। निकाल चुके हैं आज का गुस्सा आप मेरे ऊपर, अब आप ये गुस्सा बाद के लिए संभाल कर रखें। जमल दरीद से बोलती हुई मजीद उसके करीब होकर बैठी और लैपटॉप का रुख अपनी तरफ करके स्क्रीन पर मौजूद एप्लीकेशन क्लोज करने के बाद उसने मूवी लगा दी। दरीद खामोशी से उसकी कार्रवाई देख रहा था। मूवी लगाने के बाद वो दरीद का चेहरा अपनी तरफ हटाकर लैपटॉप की तरफ करती हुई खुद भी मूवी देखने लगी, मगर आधे घंटे बाद जब उसका सर दरीद के कंधे से टकराया तब दरीद को अंदाजा हुआ कि जमल मूवी देखते हुए सो चुकी है। जमल उठो, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। जमल, दरीद लैपटॉप एक तरफ रख कर उसका कंधा हिलाता हुआ बोला। दीद तंग मत करें, सोने दें प्लीज़। वो नींद में बोलती हुई बाकायदा बेड पर लेट चुकी थी। दरीद गुस्से में उसको घूरने लगा क्योंकि वो पिछले 3 घंटे से उसको तंग कर रही थी और अब उल्टा वो उससे कह रही थी कि तंग मत करें। दिल तो चाह रहा है तुम्हें अपने कमरे से उठाकर बाहर फेंक दूं। दरीद ने बोलते हुए जमल को बाजुओं में उठा लिया और उसे उसके कमरे में लिटाने के बाद दरीद उस पर कंफर्ट डालने लगा। इसकी नजरें भटक कर जमल के गुलाबी होंठों पर टिक गईं, जिन्हें देखने के बाद उसे दिल में मचलती ख्वाहिश को दबाना मुश्किल मरहला लगने लगा। क्योंकि मेरे जज्बों से इतनी अनजान तुम क्यों अपने दीद की मोहब्बत को समझ नहीं पाती? बहुत मुश्किलें पैदा कर देती हैं मेरे लिए तुम्हारी ये बेखबरी। दरीद जमल के हाथ अपने होंठों से लगाए अपने दूसरे हाथ की उंगलियां उसके गाल पर फेरता हुआ वो अपने दिल में जमल से मुखातिब था। वो अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब झुकाकर उसके होंठों को किसी प्यासे सहरा के माने देखने लगा। दरीद चाहता तो वो जमल की नींद से फायदा उठाकर अपने होंठों की प्यास बुझा भी सकता था, मगर वो ऐसा कोई भी अमल करके उसके कच्चे जहन पर कोई गलत असर नहीं डालना चाहता था। इसलिए उस पर कंफर्ट डालने के बाद बेड से उठकर उसके कमरे से निकल गया। तुम इस वक्त जमल के कमरे में क्या कर रहे हो? वो जमल के कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगा तब तबिंदा अपने कमरे से निकलती हुई दरीद को देखकर हैरत ज़दा होकर उससे पूछने लगी। दरीद ने मुड़कर देखा उसे, शायद वो भी नींद से अभी जागी थी। आपको क्या लगता है मैं क्या करने आया हूँगा इस टाइम जमल के कमरे में? दरीद उल्टा ताबिंदा के पास आकर उससे सवाल पूछने लगा। ताबिंदा गुस्से में दांत पीसती हुई बोली, अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश भी की तो? ताबिंदा उंगली उठाकर उसे गुस्से में वार्न करने लगी थी। तब दरीद उसकी बात काटता हुआ बीच में बोल उठा, मैं नीच और गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ जो अपनी मोहब्बत के साथ किसी जायज़ रिश्ते के बगैर कोई भी ऐसा घटिया कदम उठाऊं जिससे मेरी मोहब्बत की तौहीन हो। मैं आजम बख्श को खून होने के बावजूद उनकी जैसी तबीयत नहीं रखता। समझ में आया आपके? दरीद ताबिंदा पर बहुत कुछ जताकर अपने कमरे से चला गया। ताबिंदा सदमे की हालत में उसकी बातों का मतलब समझने लगी। वो क्या कुछ जानता था आजम और उसके बारे में, और वो अपनी मोहब्बत कैसे कह रहा था जमल को? ऐसा कब हुआ? क्या जमल भी? उसे क्यों कुछ मालूम नहीं हो सका? ताबिंदा अपना सर पकड़ती हुई वापस कमरे में चली गई। इतनी देर लगा दी अस्पताल में आने में, कहाँ मौजूद थी? कब से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। जमल अस्पताल में आई तो परेशान सी ताबिंदा को उसको देखती हुई पूछने लगी, ट्रैफिक में फंस गई थी मम्मा, यूनिवर्सिटी से सीधी ही आ रही हूँ। आप बताइए डैड की तबीयत अब कैसी है? क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? जमल ताबिंदा का परेशान चेहरा देखती हुई उससे पूछने लगी। 4 दिन से आजम हॉस्पिटल में एडमिट था। आज सुबह ही उसकी तबीयत खासी ख़राब थी। जभी ताबिंदा ने जमल को यूनिवर्सिटी से सीधा अपने हॉस्पिटल पास बुला लिया था। हार्ट मुकम्मल तौर पर सही तो वर्क नहीं कर रहा था, अब ब्रेथिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम है। थोड़ी देर पहले डॉक्टर्स कह रहे थे अगर शाम तक तबीयत नहीं संभली तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। ताबिंदा थके हुए अंदाज में जमल को बताने लगी और रो पड़ी। जमल ने आगे बढ़कर तसल्ली देने वाले अंदाज में ताबिंदा को गले लगाया, साथ खुद को रोने से बाज रखा। आजम की हालत पर उसका अपना दिल दुखी था। आप परेशान मत हो मम्मा, इंशाल्लाह डैड ठीक हो जाएंगे, वो ताबिंदा को तसल्ली देती हुई बोली। मगर जिस तरह की कंडीशन ताबिंदा उसे बता रही थी वो वाकई मायूस कौन थी? परेशान कैसे ना हो, आजम के अलावा कौन है हमारा? किस तरह इशारों से वो दरीद के बारे में पूछ रहे थे। कब से उनको तसल्ली दिया जा रही हूँ कि दरीद आने वाला है उनके पास। ताबिंदा आंसू साफ करती हुई जमल से बोली तो जमल ताबिंदा से अलग होकर सोफे पर जा बैठी और खामोशी से ताबिंदा को देखने लगी। बात हुई थी आपकी दीद से? उनका वाकई पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बन रहा है? अपने तेज धड़कते हुए दिल पर काबू पाते हुए वो ताबिंदा से दरीद की आमद के बारे में पूछने लगी। बात करना पसंद ही कहाँ करता है वो मुझसे। जब उसे आजम का अस्पताल में एडमिट होने का बताया था तब उसने लगे बंदे अंदाज में एक बार मुझको कॉल करके आजम के बारे में पूछा था और अपने आने का तो कुछ बताया भी नहीं। ताबिंदा थके हुए अंदाज में जमल को बताने लगी। बहुत ही अच्छा होगा दीद वापस ना आए तो। जमल के मुंह से बेसाख्ता निकला तो ताबिंदा अपनी बेटी को देखने लगी। कैसी बात कर रही हो? आजम इंतजार कर रहे हैं उसका। इतने साल का अरसा
गुजर चुका है, अब तुम्हें खुद भी सब कुछ भूल जाना चाहिए। तबिंदा की बात पर जमल उसे देखने लगी। तभी नर्स रूम में उन दोनों के पास आई। आईसीयू में आपके पेशेंट की हालत संभलने में नहीं आ रही, डॉक्टर जहीर आपको अपने रूम में बुला रहे हैं। नर्स के इतला देने पर तबिंदा और जमल डॉक्टर जहीर के रूम की तरफ जाने लगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी स्टोरीज देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट्स में नेक्स्ट लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।